Hello students, welcome to the class of strength of material. In last class we have seen stress tensor at a point, right? And we have discussed also what is the stress tensor, right? Stress tensor is what? Stress tensor is the three-dimension representation of stress at a point. बच्चों लास्ट क्लास में जो स्ट्रेस टेंसर का हमने मैट्रिक्स देखा था, हमने ये भी देखी थी स्ट्रेस टेंसर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। स्ट्रेस टेंसर की क्या प्रॉपर्टी होती है? स्ट्रेस टेंसर एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और वो मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। थ्री डायमेंशंस में हम देख चुके थे, प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर चुके थे, राइट। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं टू डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में जो लास्ट क्लास में छूट गई थी, वो इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एज वी हैव सीन दैट स्ट्रेस टेंसर इन थ्री डायमेंशन, राइट। थ्री डायमेंशन में जो हमने स्ट्रेस टेंसर देखा था, स्ट्रेस टेंसर क्या था? एक मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स था सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड। सेकेंड रो जो होगी वो क्या होगी? फर्स्ट रो किसको रिप्रेजेंट करती थी? फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करती थी एक्स प्लेन को, राइट। और जो फर्स्ट कॉमन वो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो है स्ट्रेस टेंसर का, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, राइट। ये है डायरेक्शन। ऐसे ही सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा? y डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज दी z डायरेक्शन, राइट। सेकंड प्लेन जो होता है, सेकंड रो जो होती है हमारी y प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। और जो लास्ट रो है दैट इज दी थर्ड रो, वो क्या होगी? z प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अब ये y और x में जाएगा, राइट। पहले प्लेन लिखते हैं और फिर डायरेक्शन लिखते हैं, देख चुके हैं हम। तो ये हो जाएगा टॉ वाई एक्स, ये हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, और ये हो जाएगा टॉ वाई जेड, राइट। ऐसे ये हो जाएगा टॉ जेड एक्स, टॉ जेड वाई और सिग्मा जेड जेड, राइट। बच्चों मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया था। क्या नोट पॉइंट लिखवाया था? कि जब थ्री डायमेंशन में जो स्ट्रेस टेंसर है, अगर उसको हमें शो करना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शो दी स्ट्रेस इन थ्री डायमेंशंस, राइट। तो कितने थे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 9, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। इसमें डिपेंडेंट भी हो गए और इंडिपेंडेंट भी हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू show stress at a point in थ्री डायमेंशन। कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। इसमें डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। देखेंगे डिपेंडेंट कितना है और इंडिपेंडेंट कितना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था, अगर डिफाइन करनी है स्ट्रेस या कैलकुलेट करनी है स्ट्रेस, तो सिर्फ 6 की होगी हमें रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, राइट। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर required to calculate the stress
एट अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन कितने होंगे? 6। कौन कौन से होंगे? 6 कौन कौन से होंगे? ये देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलकुलेट करने के लिए 6 चाहिए, शो करने के लिए 9 चाहिए। इस 9 में इंडिपेंडेंट भी हैं और डिपेंडेंट भी हैं। ये इंडिपेंडेंट होंगे, ये क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है बच्चों, इसका हम ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने होते हैं एक मैट्रिक्स में, जो हमें एक स्ट्रेस को बताता है किसी भी पॉइंट पे, राइट। 6 कौन कौन से होंगे? 3 नॉर्मल, 3 नॉर्मल और 3 शेयर। ठीक है, नॉर्मल आपको पता ही है, डायगोनल वाले होंगे। शेयर कौन सा होगा? इन दोनों में से एक। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी? ये हम बात कर रहे हैं बच्चों 3 डायमेंशंस की, राइट। अगर हम 2 डायमेंशन में बात करें तो 2 डायमेंशन में क्या होगा? 2 डायमेंशन में अगर हमें किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस टेंशन को शो करना है तो वो कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर है, राइट। ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, अगर हम 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में एंटर करते हैं, सपोज मैं कहता हूं कि 3 डायमेंशन से हमें जाना है 2 डायमेंशन में, तो जो हमारा z का फैक्टर होगा वो एब्सेंट हो जाएगा 2 डायमेंशन में, यानी कि 2 डायमेंशन में z फैक्टर नहीं होगा। तो जिसमें z आ रहा है उसको हम हटा देते हैं, तो ये हट गया, ये भी हट गया, ये पूरी रो z प्लेन तो पूरा ही हट जाएगा। z प्लेन जो है वो 2 डायमेंशन में तो नहीं होगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ आ रहा है z डायरेक्शन भी नहीं होगी 2 डायमेंशन में। तो ये जो है मेरा मैट्रिक्स, मेरा सिर्फ इतना ही मैट्रिक्स 2 डायमेंशन के लिए बचेगा, खाली x प्लेन और y प्लेन। क्लियर है? तो वी आर हैविंग ओनली x एंड y प्लेन एज वेल एज दी x एंड y डायरेक्शन। क्लियर? अच्छा, तो फॉर 2 डायमेंशन में कैसे नोट पॉइंट मिलेंगे? तो नोट लिखेंगे यहां पर, नोट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, total number of elements are required to show stress at a point in 2 डायमेंशन। कितने होंगे? 4। तो इसमें क्या हुआ? इसमें इंडिपेंडेंट भी होंगे और डिपेंडेंट भी होंगे। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कि अगर हमें एक स्ट्रेस टेंसर को डिफाइन करना है किसी भी पॉइंट पे, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए मैट्रिक्स बनाने के लिए? तो हमें पर कितना है? वी नीड टू हैव 4 elements, right? Okay, this is my first point. second point is what? second point में हम बात करेंगे, अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर required to calculate stress at a point
टू कैलकुलेट स्ट्रेस एट अ पॉइंट, इसको डिफाइन भी कह सकते हैं अगर कैलकुलेट वर्ड यूज नहीं करना चाहते आप, राइट, तो यहां डिफाइन भी कर सकते हैं। क्लियर? टू डिफाइन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन 2 डायमेंशन, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे? ये क्या होंगे? ये होंगे इंडिपेंडेंट, ये होंगे इंडिपेंडेंट। ये कौन कौन से होंगे? सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, 2 तो नॉर्मल होंगे और एक होगा शेयर, क्योंकि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, राइट। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना है हमेशा कि 2 डायमेंशंस में 3 independent elements are required to define the stress at a point, right? And whenever we are talking about the 3 dimension stress tensor, there are 9 elements required. There are 9 elements required to show the stress at a point. But whenever we want to define or we want to calculate the stress in 3 dimensions, only 6 elements are required to show the stress at a point in 3 dimensions, right? ये हमने बात कर ली किसकी? स्ट्रेस टेंसर की। स्ट्रेस टेंसर हमें अभी ये इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी पॉइंट पे 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में कितनी स्ट्रेसेस हमें चाहिए होती है किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए। शो करने का एक तरीका है और इसका कोई यूज नहीं है, राइट। शो करने का एक तरीका है किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस को। बच्चों आप जरा थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस की। तो मेथड देखेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन इन केस ऑफ यूनिएक्सियल एंड बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन, राइट, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बतानी है, देखो बच्चों कोई भी एलिमेंट होता है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसमें जब कभी भी फोर्सेस होता है, लगा होता है, एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड की वजह से ऑब्लिक प्लेन पे शेयर फोर्स भी क्रिएट होता है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, और नॉर्मल फोर्स तो होता ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों एक्ट करती है। अगर हम क्रॉस सेक्शन प्लेन की बात ना करके किसी भी पर्टिकुलर ऑब्लिक प्लेन की बात करें तो वहाँ शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो जब शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस एक पॉइंट पे हमेशा एग्जिस्ट करेगी तो इस केस को कहते हैं बच्चों कंबाइंड लोडिंग, क्योंकि शेयर फोर्स भी लगता है उस पॉइंट पे और नॉर्मल फोर्स भी लगता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब किसी भी पॉइंट पे एक से ज़्यादा फोर्स अलग अलग नेचर के होते हैं, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक से ज़्यादा फोर्स अलग अलग नेचर के होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं कंबाइंड लोडिंग कंडीशन। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कंबाइंड लोडिंग कंडीशन। क्लियर हो गया? तो कंबाइंड लोडिंग कंडीशन की अगर डेफिनेशन लिखना हम चाहें कि कंबाइंड लोडिंग कंडीशन क्या है, कंबाइंड लोडिंग कंडीशन क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस दोनों एक्ट करती है करस्पॉन्डिंग द म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन, तो उस कंडीशन को कहते हैं कंबाइंड लोडिंग कंडीशन, राइट। और जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन वाला, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर हमेशा क्या होगा, बॉडी पे हमेशा कंबाइंड लोडिंग कंडीशन होगी। तो कंबाइंड लोडिंग कंडीशन के केस में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें मैक्सिमम स्ट्रेस देखनी है, नॉर्मल कहाँ होगी, किस प्लेन पे होगी, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी देखनी है किस प्लेन पे होगी, राइट। तो हमें कुछ एक्सप्रेशन ऐसे बनाने हैं कंबाइंड लोडिंग कंडीशन में, जो एक्सप्रेशन हमारे लिए बड़ी यूजफुल होते हैं जब हम किसी भी एलिमेंट का डिजाइन करते हैं, राइट। तो कंबाइंड लोडिंग कंडीशन क्या होगा, शॉर्ट में लिखवाएंगे कि कंबाइंड लोडिंग कंडीशन क्या है। अगर हम बात करें कंबाइंड लोडिंग कंडीशन, कंबाइंड लोडिंग क्या होती है? कंबाइंड लोडिंग
कंबाइंड लोडिंग क्या है होती है, जब शॉर्ट में लिखेंगे नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स भी हो सकता है। जब नॉर्मल फोर्स प्लस शेयर फोर्स बॉडी पे एक्ट करे, दो ही नेचर है। देखो नॉर्मल फोर्स और शेयर फोर्स में क्यों लिखवा रहा हूं मैंने, यहाँ टेंसाइल कॉम्प्रेसिव क्यों नहीं लिखवाया बच्चों। जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो भी आपकी बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट करता है, उसका नेचर भी क्या होता है, आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव, राइट। इसलिए वो नॉर्मल फोर्स की कैटेगरी में आ गया, नॉर्मल कंडीशन की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि वो एक नॉर्मल स्ट्रेस को क्रिएट करता है। टॉर्शन क्या है, शेयर स्ट्रेस को क्रिएट करता है। तो टॉर्शन में बेसिकली क्या होता है, शेयर फोर्स होता है, टॉर्क की वजह शेयर फोर्स क्रिएट होता है उसमें। तो बच्चों समझने की बात यह है कि दो ही तरीके की लोडिंग है, या तो शेयर लोडिंग होगी या नॉर्मल लोडिंग होगी। तो अगर किसी भी कंपोनेंट पे, किसी भी मेंबर पे ये दोनों एक साथ एक्ट कर रही हैं, ये दोनों एक साथ एक्ट कर रही हैं, तो उस कंडीशन को कहेंगे, कंबाइंड लोडिंग कंडीशन, राइट। And why we are studying the chapter of principal stresses? Because we need to derive the expression for the maximum normal stress as well as the maximum shear stress at a particular plane. तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का चैप्टर इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें एक्सप्रेशन बनाना है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस के और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के, जो किसी पर्टिकुलर प्लेन पे लग रही है। अब इनका पर्पस क्या होगा, इनका पर्पस क्या है, क्यों हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं। जब हमारे पास वो एक्सप्रेशन होगा जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस निकाली जा सकें, तो फिर हम उनको डिजाइन में यूज करेंगे। थ्योरीज ऑफ फेलियर्स में जाके वो फिर यूज होते हैं, और थ्योरीज ऑफ फेलियर से फिर हम मटेरियल की प्रॉपर्टी को देखकर थ्योरी लगाते हैं, और वहीं से हम आपका डायमेंशन जो होती है मेंबर की वो फाइंड आउट करते हैं कि कितनी डायमेंशन सेफ हो सकती है। क्लियर है। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी तो अभी की एक ही क्लास हुई है, दूसरी क्लास है इस चैप्टर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो आपको एक भी क्लास इसकी मिस नहीं करनी है, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, हम सबसे पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन पे निकालेंगे। किस केस में, अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन। तो यहां से अब ये चैप्टर शुरू हो जाता है अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर एक हेडिंग डालेंगे, क्या आएगी हेडिंग आएगी एक्सप्रेशन फॉर normal stress and shear stress at the oblique plane under uniaxial loading, राइट। वन बाय वन देखेंगे। यूनिएक्सियल और बाई, हमारे जो सिलेबस में है वो यूनिएक्सियल और बाई एक्सियल ही है। सबसे पहले हम यूनिएक्सियल देखेंगे, ट्राई एक्सियल लोडिंग कहीं नहीं पढ़ते हम, उसका पर्पस भी नहीं है, क्योंकि हम जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन में चेंज कर लेते हैं। आगे बताऊंगा, बहुत सारे कंसेप्ट अभी बचे हुए हैं इसमें। देखो जैसे बच्चों, एक ये मेरे पास बार है, अब ध्यान से समझना जरा, बहुत धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक अगर मैंने तेज किया तो गोल हो जाएगा सब ऊपर से। मेरे पास एक बार था ये, ठीक है, और इस बार में मेरा जो क्रॉस सेक्शन है वो ये, इस क्रॉस सेक्शन का मैंने नाम दिया, मान लो बी डैश, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है।
इस क्रॉस सेक्शन के मेरे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया हुआ है एक P, जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। एक्सियल फोर्स है बेसिकली, क्योंकि एक्सिस से पास हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इस सेक्शन पे स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है और मैंने माना इस सेक्शन का जो एरिया है वो है कैपिटल A, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा, बी डैश कितना है, हमने माना कैपिटल A, ठीक है। नॉर्मल फोर्स हमारे पास है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी, अगर हमें स्ट्रेस निकालनी है, स्ट्रेस एट क्रॉस सेक्शन बी डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स हो जाएगा P अपॉन A। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, इतने मेगा पास्कल कब, जब ये न्यूटन में होगा और जब ये mm स्क्वायर में होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेस मैंने कैलकुलेट की है, ये स्ट्रेस कहां पर है, ये स्ट्रेस जो है वो क्रॉस सेक्शन पे है। कौन सा क्रॉस सेक्शन, जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। समझने वाली बात ये है, जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, फोर्स के जो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है, नाम से ही पता चल रहा है, अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है, ये कौन सी स्ट्रेस होगी बच्चों, ये कौन सी स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। यानी कि अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है तो मुझे फोर्स परपेंडिकुलर चाहिए क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। और इसी क्रॉस सेक्शन पर शेयर स्ट्रेस क्या होगी, शेयर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। क्या शेयर फोर्स है भैया, 0। कौन से क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, बी डैश। तो शेयर स्ट्रेस 0 है एट द क्रॉस सेक्शन बी डैश, बट नॉर्मल स्ट्रेस इज एग्जिस्ट, राइट। नॉर्मल स्ट्रेस तो एग्जिस्ट कर रही है। अब मैंने कहा कि मुझे इस पॉइंट को डिजाइन करना है। इस पॉइंट को डिजाइन करने के लिए तो कई सारे प्लेन हो सकते हैं, तो मैंने क्या माना, मैंने एक ये प्लेन मान लिया, ये जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसको मैंने कहा सी डैश, ठीक है। ये वो ऑब्लिक प्लेन है जिस पे हमें नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकालनी है। ये ऑब्लिक प्लेन है, तो इस ऑब्लिक प्लेन का जो एंगल है, ये मेरा जो क्रॉस सेक्शन था उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है। इसमें साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी आपको मैं समझाऊंगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा क्या है, थीटा, ठीक है। मैंने ये प्लेन लिया और इस प्लेन को रोटेट करा दिया, थीटा, क्लियर है। और ये जो प्लेन मुझे मिलेगा, अब मुझे अगर नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए तो मुझे नॉर्मल फोर्स चाहिए जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो यहां से हम क्या करें, ये अगर थीटा है, ये होगा 90, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगर मुझे इस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, जो मैंने माना P डैश, तो वो कितना होगा, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा थीटा, ठीक। तो जब ये थीटा हो जाएगा तो P का जो कंपोनेंट होगा वो P डैश पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा P कॉस थीटा, पहली बात। तो ये मुझे नॉर्मल फोर्स मिल गया। P डैश क्या, अगर इसे Pn लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, N फॉर नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, इस P का एक कंपोनेंट इसके पैरेलल भी आएगा, जो हमारा क्रॉस सेक्शन है C डैश। तो एक फोर्स मुझे इसके पैरेलल भी मिलेगा, वो कितना होगा, वो होगा PS, और वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा P साइन थीटा, क्लियर है। इसका कंपोनेंट हमने लिया कॉस, एक इसका आ जाएगा। मैंने ऊपर इसलिए दिखाया क्योंकि अगर मैं यहां दिखाऊंगा, चलो आप यहां दिखा सकते हो, एक फोर्स ऐसे आएगा जो होगा हमारा P साइन थीटा। इसका मतलब इस ऑब्लिक प्लेन पे दो फोर्स मिल रहे हैं, एक मुझे शेयर फोर्स मिल रहा है, एक मुझे नॉर्मल फोर्स मिल रहा है, राइट।
अच्छा, इसका एरिया कितना होगा? अगर हम इसका एरिया निकालें, इसका एरिया ए है, इसको आप ओ मान लो, तो हम क्या करें, हम लिखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल, इस पॉइंट को क्या माने, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है, वो तो सेक्शन है बी सी, डी हमने मान लिया, तो ट्राइंगल डी ओ सी डैश में, ट्राइंगल डी ओ सी डैश में क्या होगा बताओ? इसको हमने माना कि जो एरिया है किसका, डी और सी डैश का, एरिया किसका, डी और सी डैश का, और यहां पर पॉइंट कौन सा है, डी और ओ। तो जो एरिया है हमारा, एरिया किसका, एरिया डी ओ का कितना होगा, नॉर्मल जो ए है हमें पता है, और एरिया डी सी डैश हमने माना ए डैश, ठीक है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या है देखो, ये मेरा ट्राइंगल है 90 डिग्री वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये ए है, ये ए डैश है, ये थीटा है, तो क्या लगा देंगे बताओ, थीटा किसके साथ बना रहा है, ए के साथ, तो कॉस लगेगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा होगा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ए, कर्ण कितना है ए डैश, तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ए डैश की वैल्यू आ गई ए अपॉन कॉस थीटा, यानी कि मुझे वो एरिया मिल गया जो ऑब्लिक प्लेन का था, शेयर फोर्स मिल गए, एरिया भी मिल गया ऑब्लिक प्लेन का, ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी मिल गया मुझे ऑब्लिक प्लेन पर, सब कुछ मेरे पास है, तो मैं अब स्ट्रेस निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, सब कुछ मेरे पास है, ठीक है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, कैलकुलेशन बड़ी इजी होगी इसकी, ठीक है। एरिया कितना आया मेरा ऑब्लिक प्लेन का, ए डैश मेरा कितना आया, ए अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस फर्स्ट, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एट ऑब्लिक प्लेन, एट ऑब्लिक प्लेन, सिग्मा एन निकालना है हमें, क्या होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, ऑब्लिक प्लेन का एरिया पता होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स कितना है पी कॉस थीटा, ऑब्लिक प्लेन का एरिया कितना है ए अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पी बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा, और पी अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन ए को हम लिख सकते हैं सिग्मा, और सिग्मा हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा वो स्ट्रेस होगी जो इस क्रॉस सेक्शन पे होगी, क्लियर है। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आई बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेस मेरी आ गई किस प्लेन पे, ऑब्लिक प्लेन पे, ऑब्लिक प्लेन पे जो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस आया है वो आया है मेरा सिग्मा एन इक्वल सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे डब्बे में बंद कर लेना, अब इसको बहुत यूज में लेने वाला हूं मैं, इसको बहुत ज़्यादा यूज में लूंगा मैं अभी। अच्छा, सेकंड क्या कैलकुलेट करें, सेकंड कैलकुलेट करते हैं शेयर, सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे शेयर स्ट्रेस, अभी मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिंपल निकाल रहे हैं, सेकेंड आएगा हमारा शेयर स्ट्रेस एट ऑब्लिक प्लेन, ठीक है, ऑब्लिक प्लेन पे शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हैं हम, शेयर स्ट्रेस क्या होगी,
फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कौन सा है, शेयर फोर्स, एरिया क्या होगा ए डैश, शेयर फोर्स कितना है P साइन थीटा, एरिया कितना है ए अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी P अपॉन ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन 2 थीटा में फॉर्मूला बना लेंगे, कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी P बाय 2a इंटू साइन 2 थीटा, और P अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है सिग्मा, P अपॉन ए की वैल्यू क्या है सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे पास आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अब देखो, अब यहां से बच्चों कहानी शुरू होगी, यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। अब सब कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर मुझे सबसे पहले प्रिंसिपल प्लेन को फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल प्लेन पे हमेशा बच्चों ध्यान रखना, प्रिंसिपल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिस पे कभी भी शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन यही है, प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन ही यही है कि प्रिंसिपल प्लेन पे कभी भी शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि वो प्लेन जिस पे शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करती है उस प्लेन को कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। पहली बात, ठीक है, चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लिखेंगे द प्लेन at which the plane, ठीक है, at which there will not be any shear stress, there will not be any shear stress is called principal plane। ध्यान रखना, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन क्या है, उस पर शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, तो जब हमें पता है कि प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जिस पे शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी, तो अगर मुझे उस प्लेन की वैल्यू को बताना हो कि उसका एंगल क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, 45 होगी, 90 होगी, वो कौन सा प्लेन होगा जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन होगा, उसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं। क्या, या तो मैं ये देख लूं, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस भी मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिंसिपल प्लेन बच्चों 2 तरीके के होते हैं, अभी हम बात करेंगे। प्रिंसिपल प्लेन एक होता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, एक होता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, इस पे हमेशा मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम नॉर्मल, ठीक है। एक होता है माइनर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे हमेशा मिनिमम नॉर्मल होगा। क्या होगा, मिनिमम नॉर्मल, ठीक है। तो अगर मुझे प्रिंसिपल प्लेन को फाइंड आउट करना है तो 2 तरीके हैं, या तो मैं नॉर्मल स्ट्रेस को मैक्सिमम कर दूं, मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, डिफरेंशिएट करूं और उसको 0 कर दूं, या मैं शेयर स्ट्रेस को 0 कर दूं। तो दोनों मुझे एक ही चीज बताएंगे, देख लेते हैं करके। फॉर प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकालने, देखो, प्रिंसिपल प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, 2 तरीके हैं, डी सिग्मा एन डिवाइड बाय डी थीटा के रिस्पेक्ट में से 0 कर दो, एक तरीका ये, या शेयर स्ट्रेस को 0 कर दो। दोनों ही बातें सही हैं,
ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगी मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट से, और प्रिंसिपल प्लेन में होता है इस पर शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक हो रही है बात? पहले वाला मेथड लगा के देखते हैं, दूसरा भी लगा सकते हो, दूसरा ज़्यादा आसान है। देखो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। जब इसकी वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आप मुझे ये बताओ क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू है P अपॉन A, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। तो 0 और ये बराबर है 0 के, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा को 0 होना है। तो हम मान के चलेंगे क्या कि साइन 2 थीटा होगा 0, और साइन 2 थीटा अगर 0 है तो 0 जो वैल्यू होगी साइन की किस किस पे होती है? एक होती है 0 डिग्री पे और एक होती है 180 डिग्री पे। यानी कि 2 थीटा बराबर होगा एक तो 0 डिग्री, एक 180 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा? 0 और 90 डिग्री पे। यानी कि हमारे दो एंगल आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2 थीटा था, क्योंकि यहाँ 2 थीटा था तो दो एंगल आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, वहां भी दो एंगल आएंगे क्योंकि वहां भी फॉर्मूला साइन 2 थीटा का ही बनेगा जब डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर हो रही है बात? तो यार दो एंगल आ रहे हैं, इसका मतलब दो प्लेन होंगे हमारे प्रिंसिपल प्लेन। एक होगा मेजर प्रिंसिपल, एक होगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में पहला पॉइंट, यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री पर प्रिंसिपल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। अब कौन कौन से देखो, प्रिंसिपल प्लेन तो हमने निकाल लिया, एक 0 डिग्री है और एक है 90 डिग्री। तो देखते हैं 0 पे मैक्सिमम है कि मिनिमम पे है। तो फॉर थीटा इजकल टू 0 डिग्री, नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आई थी बताओ? नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला था सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करोगे, थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री पुट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा इंटू कॉस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज सिग्मा। और होना भी यही चाहिए, 0 डिग्री कौन सा है? वो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, तो ये सिग्मा के बराबर होगा। ठीक है, ये सिग्मा के बराबर होगा। सेकंड चेक करेंगे 90 डिग्री पे। सेकंड हम किस पे चेक करेंगे? सेकंड हम चेक करेंगे 90 डिग्री पे। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सिग्मा एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा कॉस 90 का होल स्क्वायर, और 90 जो होता है कॉस वो होता है 0। तो इसका मतलब मेरे पास दो नॉर्मल मिला मेरे को, ये 0 मिला और ये सिग्मा। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन पे जो हमारी स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है क्योंकि ये ज़्यादा है दोनों में, और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में? सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन होता है वो एक 0 डिग्री पे मिलता है और एक 90 डिग्री पे मिलता है। तो यहां नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे पहला। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन, अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन, प्रिंसिपल प्लेन इज ऑलवेज एट दी 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहली बात, ठीक है। अच्छा, इससे एक बात और समझ में आ रही है, क्या क्या समझ में आ रही है? कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी और जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी यानी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आएगा?
सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट होगा द एंगल बिटवीन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन भी कह सकते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस will always 90 डिग्री। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो प्लेन है, इसमें ये वाला जो प्लेन है, ये है मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। ये क्या है मेरा? ये है मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, राइट। और ये जो प्लेन है, इस पे जो 90 डिग्री पे बन रहा है, ये ऊपर, ये है मेरा मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन। और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस कितनी आ रही है? 0। होना भी यही चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्लेन पे कोई नॉर्मल फोर्स ही नहीं है, इसीलिए कोई भी हमारी स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस प्लेन पे हमारा कोई फोर्स नहीं है, इस वजह से इस प्लेन पे कोई भी स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो भी नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है? तो यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में ये आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन हुआ और ये आपका मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन हुआ। तो जो हम कैलकुलेट करते हैं यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में सिग्मा, वही हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस होती है इस केस में। क्योंकि जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम आ रही है, कितनी आ रही है? ये आ रही है सिग्मा, किस पे? एट 0 डिग्री पे। और जो मिनिमम है वो कितनी आ रही है? 0 एट 90 डिग्री पे। इसका मतलब यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में हम सिग्मा ही तो कैलकुलेट करते हैं और यही मैक्सिमम स्ट्रेस होती है। ठीक है, चलो ये बात तो इसकी हमने समझ ली। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन की बात तो खत्म हो गई, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के पहले प्लेन को ढूंढेंगे कि किस प्लेन पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? प्रोसीजर वही है। अच्छा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे निकालें? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है इस पे कभी भी नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होती है। जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पे शेयर तो 0 होता है, लेकिन इस पे नॉर्मल कभी 0 नहीं होगी। ये ध्यान रखना, देखेंगे वो भी प्रूफ करेंगे। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए हम क्या करें कि डी टाउ एस डिवाइड बाय डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देते हैं। डी बाय डी थीटा, ये वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। ये क्या होना चाहिए? 0। फिर से सिग्मा बाय 2 क्या हो सकता है? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा, यानी हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, कॉस 2 थीटा जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 2 थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये 2 एंगल देगा हमें। ठीक है, 0 किस किस पे होता है? कॉस, एक 90 पे, 270 पे, यानी कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा? एक बार हम कॉस 90 रखेंगे, एक बार कॉस 270 रखेंगे। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर क्या होगा? 90 और 270, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन आ गए 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। अब बात यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होगा, क्या मैक्सिमम शेयर 2 प्लेन पे रह सकती है? क्योंकि हमारे पास 2 एंगल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास 2 प्लेन होंगे।
तो ये हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम शेयर क्या दोनों प्लेन पे रहेगी या एक ही प्लेन पे रहेगी, ये चेक करेंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, वो भी 90 डिग्री आ रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, उसको भी समझेंगे। उसको भी हम देखेंगे। देखो, बात करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, टाउ एस। टाउ एस कितना आया, सिग्मा बाय 2 इंटू साइन 45 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 45 का मतलब हो जाएगा सिग्मा बाय 2 इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय 2। एट थीटा इज इक्वल टू 135 पे क्या होगा, चेक करेंगे मैक्सिमम है कि मिनिमम है। टाउ एस कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 साइन 2 इंटू 135, साइन 2 इंटू 135 दैट इज सिग्मा बाय 2 इंटू साइन 270, और साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के सिग्मा बाय 2। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि 45 पे क्या आ रहा है, 45 पे ये मैक्सिमम आ रहा है और ये आ रहा है मिनिमम, ठीक है। लेकिन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। ये भी सिग्मा बाय 2 है, ये भी सिग्मा बाय 2 है, साइन अलग अलग आएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। शेयर स्ट्रेस क्या होती है, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। मैग्नीट्यूड हमेशा समान रहेगा मैक्सिमम मिनिमम का। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किस पे आई है हमारी, 45 पे, और मिनिमम शेयर स्ट्रेस किस पे आई, 135 पे, और दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का। तो यहाँ नोट पॉइंट क्या आएगा, नोट पॉइंट आ जाएगा कि अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन, अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन maximum shear and minimum shear कितना होगा, मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर आर at the 45 and 135 degree respectively, ठीक है। अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर आर एट दी 45 एंड 135 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है हमेशा। तो यहां पर हम क्या लिखें कि द एंगल बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड minimum shear will always 90 degree, क्लियर है, will always 90 डिग्री। मैक्सिमम शेयर कितना है, मैक्सिमम शेयर है सिग्मा बाय 2, किस पे, 45 डिग्री पे। मिनिमम शेयर कितना है, सिग्मा बाय 2 विद नेगेटिव साइन किस पे, 135 पे। अब बच्चों एक चीज चेक करते हैं, क्या मैक्सिमम शेयर पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 रहती है, इसको प्रूफ करते हैं।
क्या मैक्सिमम शेयर प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो रहती है? इसको चेक करें तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन कौन सा है? 45 डिग्री वाला। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? ये है सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थीटा की वैल्यू 45 पे चेक करो, क्या जीरो आ रही है? तो सिग्मा एन कितना आ गया हमारा? सिग्मा इंटू कॉस ऑफ 45 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय 2। ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय 2। ठीक है। क्या मिनिमम शेयर स्ट्रेस पे भी नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करती है? उसको भी चेक करते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम 135 पे चेक करेंगे। कॉस 270 की वैल्यू क्या होगी? कॉस 180 प्लस 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ये वैल्यू भी हो जाएगी, अच्छा 135 है, सॉरी 135 का मतलब क्या होगा? कॉस 90 प्लस 45 तो साइन 45, तो ये भी वैल्यू आ जाएगी सेम। तो सिग्मा एन इस पे भी कितना आ रहा है? सिग्मा बाय 2। तो दोनों पे वैल्यू बराबर है। नॉर्मल स्ट्रेस, बच्चों ध्यान रखना, नॉर्मल स्ट्रेस चाहे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन हो चाहे मिनिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन हो, उस पर हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, उस पर हमेशा बराबर रहती है। अच्छा, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम कि ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस किस पे? चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन हो। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा मैक्सिमम जो हमारी आई है प्लस सिग्मा मिनिमम जो आई है डिवाइड बाय 2। अब आप सोचोगे सर ने ऐसे कैसे लिख दिया? देखो, सिग्मा मैक्सिमम कितना आया था बच्चों? सिग्मा मिनिमम कितना आया था? 0 डिवाइड बाय 2 कितनी आ रही है? सिग्मा बाय 2। यही तो आ रही थी, सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय 2। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला जो लिखवा है, इसको एन स्टार से लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, कि एन स्टार को हम शेयर में दिखाते हैं। एन स्टार यानी कि हम शेयर प्लेन, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये हमेशा होती है एवरेज किसकी? मैक्सिमम नॉर्मल और मिनिमम नॉर्मल की। एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया, एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया। क्लियर है? तो नोट पॉइंट क्या आएगा अब यहाँ पे? सिक्स्थ नोट पॉइंट क्या आएगा? कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है एट द मैक्सिमम और मिनिमम शेयर प्लेन विल ऑलवेज द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस। 6 पॉइंट आएगा the normal stress at the maximum shear plane will always average of both maximum and मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ध्यान रखना, पॉइंट वाइज लिखवाता जा रहा हूं मैं आपको। जितने पॉइंट थे हमने इसमें सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। एक टैबलेट फॉर्म बना लेते हैं इसकी, टेबुलर फॉर्म, वो आपको आसानी रहेगी मेमोराइज करने में। ठीक है, देख लेते हैं उसको, क्या है वो। देखो, टेबुलर फॉर्म
टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, जो भी अभी अब तक हमने पढ़ा क्या, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, और यहाँ लिखेंगे शेयर स्ट्रेस। इसको हम दिखाएंगे सिग्मा एन से, इसको दिखाएंगे टॉ एस से। सबसे पहले हम बात करेंगे थीटा की वैल्यू जब है 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू जब है 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे क्या आ रहा था, 0 डिग्री पे आ रहा था, 0 डिग्री पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन, टेबुलर फॉर्म ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग, ऐसे करके लिख सकते हो आप, यूनी एक्सियल लोडिंग, ठीक है। ये आ रहा था मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस कितनी आ रही थी, नॉर्मल सिग्मा, शेयर स्ट्रेस कितनी आ रही थी, 0, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन है तो शेयर स्ट्रेस 0 होगी। दूसरा एंगल क्या था, थीटा की वैल्यू 45, थीटा की वैल्यू 45 पे क्या है, मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम शेयर पे नॉर्मल स्ट्रेस रहती है, बिल्कुल रहती है। इसको किससे दिखाते हैं, स्टार से, और इसको स्टार से दिखाते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, जो यहाँ कितनी आ रही थी, सिग्मा बाय 2, और शेयर स्ट्रेस कितनी आ रही थी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ रही थी पॉजिटिव के सिग्मा बाय 2। नेक्स्ट है हमारा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यानी कि मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आ रही थी, 0, देखा था आपने, और शेयर स्ट्रेस भी कितनी थी, 0, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पे शेयर स्ट्रेस भी कितनी थी, 0, प्रिंसिपल प्लेन है तो शेयर स्ट्रेस होगा ही नहीं। थीटा की वैल्यू 135 डिग्री, मिनिमम शेयर प्लेन, मिनिमम शेयर प्लेन, मिनिमम शेयर प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस थी वो कितनी आ रही थी, वो भी आ रहा था एवरेज, दैट इज सिग्मा बाय 2, और ये कितना रहा था, माइनस के सिग्मा बाय 2। ये यूनी एक्सियल लोडिंग की यहाँ लिखेंगे एंगल, ठीक है। ये यूनी एक्सियल लोडिंग का टेबुलर फॉर्म है, अगर आपको ये याद है तो आप सब कुछ मेमोराइज कर सकते हो अंडर दी यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन। तो बच्चों आज हमने जो ये देखा आज के लेक्चर में, क्या देखा कि अगर एक फोर्स लगा हुआ है, ओनली सिंगल फोर्स, ठीक है, कौन सा, एक्सियल लोड, उसकी वजह से किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे किस तरह से स्ट्रेस वेरी करती है, ठीक है। तो एक छोटा सा और बताता हूँ मैं आपको, मैंने क्या बताया कि हमेशा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन जो होता है, देखो उसमें क्या था, एंगल देखें, ये था मेरा मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, ठीक, 0 डिग्री, ये था मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन 0 डिग्री पे, 0 डिग्री ये था, एंगल हमने कहाँ से लिया था, एंगल हमने यहाँ से लिया था, ठीक है। फिर ये आया मेरा मिनिमम शेयर प्लेन 35 पे, 135, यहाँ से 135 जाएगा, ये आया मेरा मैक्सिमम शेयर प्लेन, ठीक है, मैक्सिमम शेयर प्लेन। तो ये एंगल कितना है, 45, ये एंगल कितना है, 135। एक चीज और याद रखना बच्चों, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन
और मैक्सिमम शेयर प्लेन के बीच में हमेशा 45 डिग्री का एंगल होता है। ये पॉइंट लिखवाना भूल गया, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। अभी स्टेट ऑफ प्योर शेयर भी बताना है, इसे मैं बताऊंगा। स्टेट ऑफ प्योर शेयर भी बताएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगी, यहाँ मिनिमम स्ट्रेस रहेगी, यहाँ मिनिमम नॉर्मल रहेगी, यहाँ मैक्सिमम नॉर्मल रहेगी। ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं। अभी और समझेंगे, अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझिए चीज़ों को, रिवाइज कीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।